हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जेट स्ट्रीम्स पे कुछ और जो इन्फॉर्मेशन रह गई थी पिछले वीडियो में, उसको मैं लेके आया हूँ। इंडेक्स साइकिल हम आज आपको बताएंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि जेट स्ट्रीम सरफेस वेदर को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, तो बात अब शुरू होगी इंडेक्स साइकिल की। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, किस प्रकार से चलती हैं। आज हम बताएंगे कि उनके 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से उनका जोनल कैरेक्टर प्रभावित होता है। तो आप ये जो फिगर ए देख रहे हैं, ये ठीक है, फिगर ए में देखिए। तो इसमें हम लोग पहले इसकी बात करेंगे। तो फिगर ए में देख रहे हैं आप कि जेट स्ट्रीम जो है पोल्स के काफ़ी पास है और ये जो वेव के फॉर्म में है, इस तरह से एक वेव के फॉर्म में जा रही है। तो इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है। ये इक्वेटर है आपका, ये पोल है। तो ये सरकम पोलर आप देख रहे हैं जेट को, वेस्टर्ली है। ये एरो से आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा कि ये वेस्ट अपर लेवल वेस्टर्लीज भी इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए जेट स्ट्रीम्स के नॉर्थ में, हम देखिए ध्यान दीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जेट स्ट्रीम के नॉर्थ में आप देखिए कि कोल्ड एयर है, पोलर एरियाज़ की कोल्ड एयर है, और इसके साउथ में टेम्परेट एरियाज़ की माइल्ड एयर है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि जो अपर लेवल एक्सचेंज ऑफ एयर मासेस है वो अपने मिनिमम स्तर पर है। ठीक है, और जोनल इंडेक्स हाईएस्ट है। ये फिगर ए की बात हो रही है। ठीक है, तो जोनल इंडेक्स जो है हाईएस्ट है क्योंकि जोनल कैरेक्टर दिख रहा है, मतलब कि पोलर जोन की एयर बिल्कुल कोल्ड है और टेम्परेट की माइल्ड है, और ट्रॉपिकल में तो कोई एक्सचेंज इसमें दिख नहीं रहा है। तो ट्रॉपिकल एयर मास जो है वो बिल्कुल हॉट और ह्यूमिड होगा। ठीक है, अब आइए फिगर बी की बात करते हैं। तो फिगर बी में सेकेंड स्टेज शुरू होती है जेट स्ट्रीम्स की, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है आप देख रहे हैं ये वेव के फॉर्म में, तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और ये और नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जा रही है जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो इसके साथ ये जो कोल्डर एयर है ये साउथवर्ड जा रही है। देखिए यहाँ की जो कोल्ड एयर है, इधर पोलर एरियाज़ की अपर लेवल एटमॉस्फेयर में या अपर ट्रोपोस्फियर में जो कोल्ड एयर है ये जेट स्ट्रीम्स के साथ इतना साउथ तक आ रही है। ठीक है, और यहाँ की जो वार्म एयर है, कंपैरेटिवली वार्म एयर है जो अपर ट्रोपोस्फियर की, वो यहाँ तक जा रही है। तो एक्सचेंज बढ़ रहा है। जो कोल्ड एयर जो यहाँ पोलर एरियाज़ की है वो, और जो वार्म एयर जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज़ की है, उसके बीच में एक्सचेंज बढ़ रहा है। ये फिगर बी यानी सेकेंड स्टेज ऑफ इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब थर्ड स्टेज। तो देखिए थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड इसका और बढ़ गया। पिछले स्टेज से एम्पलीट्यूड इसका और बढ़ गया, आपको दिख रहा होगा। और ये नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, मतलब और इक्वेटर तक जेट स्ट्रीम्स पहुंचती दिख रही हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिकल एयर मासेस जो हैं वो नॉर्थ की ओर और जा रहे हैं, और पोलर एयर मासेस और मतलब फार्दर साउथ की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एयर मासेस मूव फार्दर नॉर्थ एंड पोलर एयर मासेस मूव फार्दर साउथ। Exchange of tropical and polar air masses takes place on a much larger scale। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी। और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्टेड है। ठीक है, कैसे? ये इस प्रकार से कि यहाँ की जो वार्म एयर थी ट्रॉपिकल एरिया की वो पहुँच गई ऊपर। ठीक है, और इसके ठीक बगल में आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है कोल्ड एयर ही होगी। ये वार्म है, ये कोल्ड है। तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट हो गई।
इन जेट स्ट्रीम्स वेव्स के कारण। ये जो वेव फॉर्म में है, जो मींडरिंग कोर्स है, इसके कारण जो ग्रेडियंट है वो इस प्रकार ओरिएंटेड हो गया। अब देखिए जो फाइनल स्टेज है या फोर्थ स्टेज है, जिसको हम लोग इंडेक्स लो जोनल इंडेक्स का स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोनल कैरेक्टर जो है वो मिनिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़े कर्व्स बनते हैं। पिछले जैसे स्टेज सी में हमने देखा, पिछली स्टेज में देखा था कि बहुत ही बड़े कर्व्स बन रहे थे जेट स्ट्रीम वेव्स में। अब ज़्यादा बड़े कर्व्स होने के कारण ये मींडरिंग लूप ये अलग छूट जाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एयर मासेज इस तरह से कट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से अलग आइसोलेटेड एयर मास के फॉर्म में आ जाते हैं। तो होता क्या है कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये कोल्ड एयर मासेस आ जाते हैं अपर ट्रोपोस्फियर में, और टेम्परेट और पोलर एरियाज़ में ट्रॉपिकल एयर मासेस पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब कोल्ड एयर यहाँ आ जा रही है ट्रॉपिकल एरिया में, और वार्म एयर यहाँ पहुंच जा रही है। ठीक है, टेम्परेट और पोलर एरियाज़ में। तो इस तरह से ये वेदर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जोनल कैरेक्टर यहाँ पे मिनिमम हो जा रहा है, क्योंकि जोन वाइज अब यहाँ उतना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोल्ड आ जा रहा है और यहाँ पर वार्म एयर पहुँच जा रही है। ठीक है, तो नाउ जेट स्ट्रीम्स आर फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ सेल्स। तो इस प्रकार से ये, जैसे आपने ये सेल देखी यहाँ पे, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो इस प्रकार से ये बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं जेट स्ट्रीम्स में। जोनल कैरेक्टर इनका बहुत कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और ये सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगती हैं। तो ये फोर्थ स्टेज है और इसको स्टेज ऑफ लो जोनल इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने पूरी इंडेक्सिंग देखी। अब हम लोग बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है सरफेस वेदर को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो देखिए, जेट स्ट्रीम्स के कारण साइक्लोन और उनके पाथ, मतलब किस प्रकार साइक्लोन का कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और वो किस पाथ को फिर फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों जेट स्ट्रीम से प्रभावित होते हैं। हैवी प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रही है, ये भी जेट स्ट्रीम से प्रभावित होते हैं। डेटा इकट्ठा करने पे ये देखा गया है कि जो एरियाज़ जेट स्ट्रीम के ठीक नीचे होते हैं, मतलब जेट स्ट्रीम तो अपर ट्रोपोस्फियर में है, उससे ठीक नीचे वाले जो सरफेस पे एरिया है, अर्थ सरफेस पे, वहाँ पे काफ़ी हैवी प्रेसिपिटेशन देखी गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्म में होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया के बाहर साइक्लोन्स बनते हैं, स्टॉर्म बनते हैं, और वो फिर इन्हीं अपर लेवल वेस्टर्लीज के कारण ये मूव करके भारत के हिमालय क्षेत्रों तक और पश्चिमी भारत तक पहुंचते हैं और वर्षा कराते हैं शीतकालीन ऋतु में। मतलब विंटर्स में इनके कारण वर्षा होती है और फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन भी देखा जाता है इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और इनका जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है जेट स्ट्रीम्स के कारण। भारत में जो मानसून आता है वो भी जेट स्ट्रीम से काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि मानसून से पहले और मानसून के दौरान जेट स्ट्रीम्स जो है अपना रास्ता काफ़ी बदल लेते हैं। ठीक है, जब मैं इंडियन मानसून डिटेल में पढ़ाऊँगा तो वो डिटेल में कवर कराऊँगा। अब सरफेस पोलर फ्रंट की लोकेशन को भी जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम होती है वो प्रभावित करती है। ठीक है, तो जब फ्रंट्स पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा। मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एयर मासेस दैट में प्रोड्यूस अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट और फ्लड। तो अलग अलग एयर मासेस के मूवमेंट को भी ये प्रभावित करते हैं जेट स्ट्रीम, और उन एयर मासेस के कारण कुछ क्षेत्रों में लंबा समय तक ड्रॉट रह सकता है या लंबे समय तक फ्लड आ सकती है। ठीक है, जैसे कि आप जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप जान जाएंगे कि कुछ एयर मासेस ऐसे होते हैं जिनके कारण शुष्क
वेदर होने की संभावना होती है, जैसे कोल्ड एयर मास, ठीक है। और कुछ एयर मास ऐसे होते हैं जो वार्म और ह्यूमिड एयर मास होते हैं, वो जहाँ रहते हैं वो लगातार वर्षा कराते हैं, ठीक है। तो अब इनका मूवमेंट जेट स्ट्रीम से प्रभावित होता है और इनके रहने से फिर वर्षा या सूखे की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और लंबे समय तक रह सकती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जेट स्ट्रीम्स की इंडेक्स साइकिल किस प्रकार की थी और जेट स्ट्रीम पृथ्वी के सरफेस के वेदर को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, भले ये अपर ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।